नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और हम इस समय विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में हैं। यहाँ पर विश्व रंग महोत्सव चल रहा है। ये 3 दिवसीय है और इसमें विश्व के कई देशों के हिंदी से भी आए हैं, अलग अलग सत्रों में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इसी तरह से भारत से भी प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी साहब हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक हैं, दिल्ली में हैं और आगरा में भी हैं। तो जिस तरह से केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में एक अभियान चलाती है और मानकीकरण जो भाषा को लेकर और हर गतिविधियां जो भाषा को आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने आपसे समय लिया, निवेदन किया कि आप 10 मिनट का समय दें। तो नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। और धन्यवाद। हमने कल आपको सुना विश्व रंग महोत्सव मॉरिशस में, बहुत अच्छा लगा भाषा को लेकर। तो ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय की क्या भाषा को लेकर, मानकीकरण को लेकर क्या इसकी भूमिका और क्या इसके अभियान हैं? नमस्कार। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत 1960 में हुई है और उसी समय में उसी अनुच्छेद के तहत केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की भी स्थापना हुई। इन दोनों संस्थाओं का प्रधान उद्देश्य जो है वो हिंदीतर प्रदेशों में तथा विदेशों में हिंदी का प्रचार और प्रसार रहा है और उसी के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से हम कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार की कार्यप्रणालियां इस दोनों संस्थाओं के माध्यम से जो है वो करते रहे हैं। प्रथमतः निदेशालय की कार्य योजना पर यदि प्रकाश डालूं तो निदेशालय जो है वो मानक वर्तनी का दायित्व जो है वो निदेशालय को भारत सरकार की ओर से दिया गया है और इसलिए देवनागरी लिपि और मानक हिंदी वर्तनी को लेकर जब जब भी कोई संभ्रम की अवस्था होती है, उस संभ्रम की अवस्था को दूर करने के लिए निदेशालय देश भर के विषय विशेषज्ञों का सहारा लेकर उसमें अद्यतन जो है वो मानक वर्तनी को करता रहा है। लगभग 1965 से लेकर अब तक 4-5 बार हिंदी के मानकीकरण को अद्यतन किया गया है। हाल ही में 2023 में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें हिंदी मानक वर्तनी को लेकर अद्यतन किया गया है। उसमें मुख्य रूप से 2-3 बदलाव हमने जो किए हैं उसके और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे कि मुख्यतः एक ळ ध्वनि को लेकर, ळ वर्ण को लेकर कई दिनों से मांग थी भारतीय भाषाओं की और ख़ास तौर से दक्षिण की भाषाओं की कि ळ ये मुख्य वर्णमाला में न होने के कारण बहुत सा अनुवाद करते समय या दक्षिण के नामों का उच्चारण करते समय, उपनामों का उच्चारण करते समय बहुत संभ्रम की अवस्था निर्माण हो जाती थी। तो अब ळ ध्वनि को हमने एक विशिष्ट ध्वनि के रूप में इसमें मुख्य वर्णमाला में स्थान दिया है। दूसरा, नुक्ते को लेकर काफ़ी संभ्रम की अवस्था होती थी और ख़ास तौर से पूर्वोत्तर के विद्यार्थी और विदेशी विद्यार्थी जब हिंदी भाषा सीखते हैं तो नुक्तों को लेकर उनको कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तो इस बार समिति ने यह निर्णय लिया है कि जहां अनावश्यक हो वहां नुक्ते का प्रयोग हम बंद करेंगे और उसके कारण जहां अर्थ का अनर्थ नहीं होता है ऐसे स्थान पर हम नुक्ते का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरणार्थ गज़ल शब्द है, वो उर्दू में उच्चारण करते समय भले ही गज़ल इस प्रकार से होता है, लेकिन हिंदी में या देवनागरी में या अन्य भारतीय भाषाओं में गज़ल शब्द आपने सीधा भी लिखा तो उसका कोई अर्थ का अनर्थ होने की संभावना नहीं रहती है। ऐसे ही कई शब्दों को लेकर, जैसे नई दिल्ली को कैसे लिखा जाए, नई दिल्ली लिखा जाए या नई दिल्ली लिखा जाए, या जो श्रुतिमूलक य और र को लेकर संभ्रम की अवस्था थी उसको लेकर भी कुछ ठोस निर्णय समिति ने इसके माध्यम से दिया। जैसे पहले तैयारी में आधा या भी लगता था, हाँ, तो वो भी आपने हटाया है? वो हटाया है। तैयारी में अभी आधा ये नहीं लगेगा। और जो संयुक्ताक्षर है, जैसे पहले हटाकर लिखे जाते थे, शुद्ध हो या विद्यालय हो, तो उसको भी संयुक्त रूप से ही लिखने का एक निर्णय इस बार समिति ने लिया है। तो ये हिंदी के अलावा जो भारत की उपभाषा हैं इस पर भी कुछ? हाँ, देखिए, इसमें मानक हिंदी वर्तनी की एक अपनी वर्णमाला है और एक परिवर्धित वर्णमाला है, परिवर्धित लिपि की वर्णमाला होती है जिसमें मराठी, डोगरी, कश्मीरी, अन्य भाषाएं जो संविधान की हाँ, जो संविधान के अनुच्छेद के तहत जो 22 भाषाओं को
भारतीय या राष्ट्रीय भाषाओं का जो दर्जा दिया गया है, उस सूची में जो जो भी परिवर्धित वर्णमाला है उसके अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन जो है वो किए हैं। अब तक ये दोनों पुस्तिकाएं अलग अलग छपती थी। इस बार हमने ये भी निर्णय लिया है कि इन दोनों पुस्तिकाओं को संयुक्त रूप से छापा जाए और मूल वर्णमाला के साथ परिवर्धित वर्णमाला भी उसी पुस्तक में जो है वो दी जाएगी। कल आपने अपने विचार व्यक्त किए थे, उसका थोड़ा संक्षिप्त कुछ बताएं। कल इस सम्मेलन में मुझे जो है वो विश्व के अलग अलग देशों में हिंदी को लेकर क्या स्थिति है और क्या नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उसको लेकर कल मुझे यहाँ एक सत्राध्यक्ष के रूप में बुलाया गया था। तो हमने देखा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना ही जो है वो हिंदी इतर प्रदेशों में हिंदी का विकास और विदेशों में हिंदी का विकास को लेकर रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ प्रतिवर्ष भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से संपूर्ण विश्व के लगभग 70 देशों के विद्यार्थी यहाँ नियमित 1 साल के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। क्या बात है, वाह। और 4 प्रकार का कोर्स यहाँ आकर वो करते हैं, जिसको हम बेसिक कोर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, जिसके अंतर्गत उनको लिखना और बोलना सिखाया जाता है। दूसरा डिप्लोमा कोर्स होता है कि जिन्हें लिखना और बोलना आता है उन्हें हम सोचने के लिए और लिखने विचार व्यक्त करने के लिए सिखाते हैं। और जिन्हें थोड़ा बहुत अच्छा आता है तो फिर उनको हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा विज्ञान और अन्य हिंदी का साहित्य जो है वो पढ़ाते रहे हैं। तो लगभग प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थी आगरा में भारत सरकार के सहयोग से आते हैं। उन्हें जाने आने का पूरा शुल्क दिया जाता है। प्रति माह 9,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है। उनके लिए आगरा में एक विदेशी छात्राओं के लिए अलग छात्रावास है और छात्रों के लिए अलग छात्रावास है। हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए। हाँ, लगभग विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से ये योजना चलती है और लगभग 60-70 साल से ये योजना जो है वो निरंतर रूप से चल रही है। और आप ये जो हिंदी पर आधारित पुस्तकें आती हैं, इनके लिए भी आप उनको सहयोग या उनकी एक पुस्तक अनुदान, पांडुलिपि अनुदान की योजना हमारे यहाँ चलती है। जो नए लेखक है और जिनकी प्रथम पुस्तक आती है, तो ऐसे लगभग 200 से अधिक पुस्तकों का अनुदान केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से दिया जाता है। हर वर्ष दिया जाता है। इसके अलावा हिंदी का प्रचार अन्य देशों, अन्य राज्यों में हो, इसके लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना, ये योजना निदेशालय की ओर से चलती है, जिसमें 65 करोड़ के पुस्तकें प्राइवेट पब्लिशर से खरीद कर हम उन संस्थाओं को देते हैं कि जो हिंदी के प्रचार और प्रसार का काम करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ देश भर में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को हम 55 करोड़ के आसपास प्रतिवर्ष अनुदान देते रहे हैं। और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हिंदी की परीक्षाएं लेती है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम उपक्रम करती है, तो उनको भवन निर्माण से लेकर उनके कार्यक्रम उपक्रम पर सहयोग के लिए हम प्रति संस्थाओं को उनके आय व्यय के अनुसार यह अनुदान प्रतिवर्ष देते रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बंद कर दो।